नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट है ना, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी या फिर जो है शिक्षक भर्ती की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक है, यानी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करता है, ये वीडियो इस बारे में है। और आपके यूपी टेट के सिलेबस में आप देखेंगे कि शिक्षण वाले सेक्शन में है ना, लगभग लास्ट टॉपिक है। इसके बाद शिक्षण की नवीन विधाएं ये बचा हुआ है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको ये मिलेगा। तो यह टॉपिक परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज़, किसी भी शिक्षक भर्ती का अगर इंटरव्यू आपको देना है तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा जब मैं इसको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें, जिससे आपका एक भी सवाल इससे गलत ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शिक्षण प्रविधियाँ, इस नाम से ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। यानी शिक्षण प्रविधियाँ वो विधियाँ हैं, वो टेक्निक है वो तकनीकें हैं जिसका प्रयोग शिक्षक कक्षा में करता है ना, जिससे जो अध्यापन है यानी शिक्षण प्रभावी बन सके और छात्रों का ज्ञान स्थायी हो सके, है ना। ये इस तरह की विधियाँ होती हैं। या और भी सरल भाषा में अगर बात की जाए तो शिक्षक कैसे पढ़ाए जिससे छात्र जल्दी समझे और ज्ञान स्थायी हो सके। ठीक है, यानी कैसे पढ़ाए कुछ विधियों के अनुसार। तो ये उन्हीं विधियों के विषय में है और इन्हीं को शिक्षण प्रविधियाँ कहते हैं। प्रविधियाँ या विधियाँ जो भी आप कहें, है ना। तो इसका कुल मिला के मतलब ये है। अब आते हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रकार, यानी कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं जिसका प्रयोग शिक्षक करता है। तो देखिए, मोटे तौर पे देखा जाए तो 7-8 प्रविधियाँ हैं। जैसे पहला व्याख्यान विधि, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा प्रदर्शन विधि, चौथा चर्चा विधि, पांचवा परियोजना विधि, छठवां आपका खेल विधि और सातवां प्रयोगशाला विधि। 2-3 और हो सकती हैं, कई पुस्तकों में 1-2 और बढ़ाया गया है, लेकिन नॉर्मली यही आपकी शिक्षण विधियाँ होती हैं जिनका प्रयोग आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय करते हैं और आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती है। अब एक एक करके आप समझिए कि आप ये शिक्षण विधियाँ किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है व्याख्यान विधि। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए व्याख्यान विधि, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर मेथड, है ना। आपने सुना होगा कि किसी बड़ी कक्षा में जैसे यूजी पीजी में, इस तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर, डिग्री कॉलेज में आप देखेंगे कि लेक्चर मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या फिर इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में भी लेक्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इस विधि में शिक्षक टॉपिक पर बोलता है और छात्र उसको ध्यान से सुनते हैं। और ये सबसे पुरानी और सामान्य विधि। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि शिक्षण विधियों में सबसे पुरानी और सामान्य विधि कौन सी है, तो आप लगाएंगे व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। अब देखिए, इसका लाभ क्या है। कम समय में बड़ी जानकारी दी जा सकती है। जैसे 30 से 40 मिनट की कक्षा है तो ईजिली उसमें बहुत सारी जानकारी एक साथ दी जा सकती है। दूसरी बात, ये बड़ी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यानी छोटे बच्चों में आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसको आप बड़ी कक्षाओं में अप्लाई करेंगे तो ईजिली बच्चे उसको समझेंगे और सीखेंगे। इसका लाभ तो ये है। हानि क्या है? हानि ये है कि कक्षा के विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। आप देखिए, लेक्चर मेथड के दौरान आप देखेंगे कक्षाओं में कई विद्यार्थी आते हैं जो ऐसे होते हैं जो सो जाते हैं, कि टीचर लेक्चर दे रहा है और पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो उनको नींद सी आ जाती है। दूसरी बात, उनकी निष्क्रियता बनी रहती है। मतलब लेक्चर मेथड में टीचर बोलता है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, इसी वजह से वो निष्क्रिय रहते हैं। बोरियत हो सकती है। ये सारी इसकी हानियाँ हैं, है ना। और इसका उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप कॉलेज का लेक्चर बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया व्याख्यान विधि, जो सबसे पुरानी है ना, और सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, है ना। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है, ठीक है, और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। अब प्रश्नोत्तर विधि में आप देखेंगे कि एक अलग तरह की कंडीशन होती है। जैसे इसके लाभ इस तरह के हैं कि छात्रों की रुचि बनी रहती है, ठीक है, उनकी सोचने की और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे आपने पूछा कक्षा में कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चा जवाब देगा और जवाब देने से पहले अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करके उसको रिकॉल करने का प्रयास करेगा, तब उसको वो बताएगा कि ये दिल्ली में है, भारत की राजधानी, है ना। और
इसका एक और बड़ा लाभ ये है कि आप सभी को सक्रिय रखते हैं। टीचर तो खुद सक्रिय रहता ही है, बच्चे भी प्रश्नोत्तर विधि में खुद को सक्रिय रखते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये पता होता है कि मुझसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो मेरी सक्रियता ज़रूरी है। जबकि इसके ठीक पहले आपने जब लेक्चर मेथड पढ़ा तो उसमें आपने ये जाना कि वहाँ पे विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं, केवल शिक्षक सक्रिय रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा है प्रदर्शन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, है ना, यानी किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। जैसे जब शिक्षक किसी वस्तु या प्रक्रिया को पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। जैसे आप देखिए विज्ञान के जो प्रयोग हैं, ठीक है, विज्ञान के जो प्रयोग हैं उसको आप जो है पेन पेपर पे, बोर्ड पे जो है सही तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते। उसको आपको बताने के लिए कुछ प्रयोग करना होगा, कुछ प्रदर्शन करना होगा, किसी मॉडल को दिखाना होगा, है ना, या फिर जो है उसके छोटे प्रोटोटाइप को आपको दिखाना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसको जो है आप जो नाम देते हैं वो है प्रदर्शन विधि, है ना, यानी पढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया जाना। तो इसका जो यूज़ है वो विज्ञान की कक्षाओं में अधिक होता है प्रदर्शन विधि का, ठीक है ना। अगला है चर्चा विधि। देखिए चर्चा विधि आप देखेंगे, चौथा चर्चा विधि। इसमें आप देखेंगे कि जब शिक्षक किसी सभी छात्रों को किसी विषय पे चर्चा करने को कहता है, यानी विचार विमर्श करने को कहता है, तो इसको चर्चा विधि कहते हैं, ठीक है। ये भी अध्यापन का एक तरीका है, एक विधि है ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान बच्चों को कोई एक ऐसा टॉपिक दे दीजिए 1-2 दिन पहले, फिर उनको बोलिए कि इस पे वो तैयार करके आएँ, और फिर जो है जो डेट आपने डिसाइड की है उस पर उनको निश्चित समय पे वो विषय दिया जाए और उनको आपस में चर्चा करने को कहा जाए, साथ में उसका ऑब्जर्वेशन आप स्वयं करें, है ना। ये विधि भी बहुत सारी, जो छात्र कुछ चीज़ें कम जानते हैं वो दूसरे छात्रों से उन चीज़ों को जान लेते हैं, है ना। और दूसरी बात, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है ना, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। इस विधि की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि या इसका एक लाभ है कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे आप एक टॉपिक दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, इस टॉपिक को दे के बच्चों को आप तैयार करने को बोलेंगे और निश्चित समय पे आप उस पर चर्चा करवाएंगे, तो बच्चे अपना अपना व्यू रखेंगे, है ना, जितना उनको जानकारी होगी। तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनको ये लगेगा कि मैं भी बोल सकता हूँ, मेरा भी बोलना सुना जाएगा। तो इस तरह से उनका जो खुद का आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। फिर आप देखिए पांचवा परियोजना विधि, ठीक है, परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, ठीक। इसमें आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि ये ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी खुद करके सीखता है। जैसे इसमें जैसे कोई उसको प्रोजेक्ट दे दिया गया, है ना, ये साइंस का प्रोजेक्ट है ना, या फिर जो है आप देखिए आर्ट्स का प्रोजेक्ट है, तो उसमें विद्यार्थी को स्वयं कार्य करना होता है ना। जैसे कोई मॉडल बनाना हुआ, है ना, तो इस तरीके से विद्यार्थी करके सीखता है, स्वयं उसको करना पड़ता है, तो उससे वो सीखता है। इससे 2 लाभ हैं, एक तो उसकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता जो है वो बढ़ती है, दूसरी बात वो करके स्वयं सीखता है तो उसका ज्ञान स्थायी होता है, वो हमेशा के लिए वो चीज़ सीख जाता है। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि इस विधि की खोज किसने की, तो आप इसमें लगाते हैं किलपैट्रिक। ऐसे जो मुख्य बिंदु पढ़ाते समय आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। आप ये बहुत पूछा जाता है परियोजना विधि की खोज किसने की, तो किलपैट्रिक आप लगाएंगे, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे उदाहरण अगर इसका पूछा जाए तो आप कहेंगे, आप इसको ये बताइए कि जो है पौधों पे प्रोजेक्ट बनाना, ठीक, यानी पौधों की ग्रोथ है उस पर कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो ये आप प्रोजेक्ट मेथड में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खोज किसने की, किलपैट्रिक ने की। और ये इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, चूँकि बच्चा करके सीखता है, वो स्थायी होता है, ठीक। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि, ठीक है ना, ये भी पढ़ाने की एक इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। खेल विधि यानी प्लेवे मेथड बोला जाता है इसको। तो इसमें खेल में बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों के लिए ये विधि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। छोटे बच्चों के लिए जो किसी भी तरीके से नहीं सीखना चाहते, उनको खेलना बहुत पसंद होता है नॉर्मली, तो वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई ऐसा गेम हो जिसमें काउंट किया जाए, कोई चीज़ गिनती की जाए, कोई चीज़ गिना जाए,
है ना, कोई चीज़ घटाया जाए, कोई चीज़ किसी को गिन के दी जाए, ली जाए, इस तरह की चीज़ें जब उसमें होती हैं तो ये खेल विधि के अंतर्गत आता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि छोटे बच्चों को इंटरेस्ट होता है। दूसरी बात, ये आनंद का विषय होता है उनके लिए, और छोटे बच्चे वही कार्य करना चाहते हैं जिसमें उसको आनंद मिलता है। अब यहाँ देखिए 7वीं जो विधि है वो है प्रयोगशाला विधि, है ना। प्रयोगशाला विधि में बच्चे खुद करके सीखते हैं, प्रयोगशाला में सीखते हैं, है ना। और ये इसके द्वारा सीखा गया जो ज्ञान होता है वो बच्चों का स्थायी होता है ना। प्रयोगशाला मेथड सामान्यतः विज्ञान के विषयों पर अप्लाई किया जाता है और इससे सीखा हुआ ज्ञान जो होता है बच्चों का स्थायी होता है और एक तरह से एकदम क्लियर होता है, उसमें वो सवाल जवाब करने की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है, और जो छात्रों को वो इन विधियों से अगर शिक्षक पढ़ाता है तो निश्चित रूप से छात्रों को बांध के रखता है, उनकी कक्षाओं में डिसिप्लिन बना रहता है, और आवश्यकता अनुसार इन विधियों में परिवर्तन करके, है ना, वो अपनी कक्षा को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, अब आती है शिक्षण विधियों की विशेषता की बात। शिक्षण जो प्रविधियां हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जितनी भी शिक्षण विधियां आप जानते हैं और जितना भी दूसरी पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा वो सब बाल केंद्रित होती है। यहाँ मुख्य मुद्दा क्या है कि बच्चे कैसे अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है ना, तो बाल केंद्रित है। दूसरा, सीखना आसान बनाती है ना, यानी ये जो शिक्षण विधियां हैं सीखना आसान बनाती हैं। तीसरा, बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है। ठीक है, चौथा, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देती है। पांचवा, सोचने की शक्ति बढ़ाती है। ठीक है ना, ये सारे इसके लाभ हैं। अब इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं, अब देखिए परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इस टॉपिक से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए ये पूछा जाता है कि परियोजना विधि का जनक कौन है, किलपैट्रिक, है ना, या परियोजना विधि की खोज किसने की, तो किलपैट्रिक ने। दूसरी बात, आप देखिए खेल विधि किन के लिए उपयोगी है, तो आप लगाएंगे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देखिए तीसरा प्रश्न जो बनता है, जो बहुत पूछा जाता है, व्याख्यान विधि किस तरह के बच्चों के लिए उपयोगी है, तो बड़ी कक्षाओं के लिए। किस तरह की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो बड़ी कक्षाओं के लिए। और दूसरी बात, व्याख्यान विधि में कौन सक्रिय रहता है, तो शिक्षक। व्याख्यान विधि में कौन निष्क्रिय रहता है, विद्यार्थी, है ना। इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको शिक्षण विधियाँ जो है पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए, है ना। यदि जो है बीएड या डीएलएड में आपने नियमित कक्षाएं की होंगी तो उसमें ये निश्चित रूप से आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन चूंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो यहाँ पे इसका रिवीजन आवश्यक था। तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, है ना, और आप इससे संतुष्ट हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और साथ में कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक मुझे लिख के बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और अपना सपोर्ट जारी रखें। धन्यवाद। हो गया।